हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर बीबी में आप सभी का स्वागत है फिर से। तो चलिए, आज सेमेस्टर थर्ड का 22-26 का मेजर पेपर 4 की पेपर अभी लगातार हमारे प्लेटफॉर्म पे चल रही है। क्वेश्चन जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म पे अभी वीडियोस आ रही है, तो मेजर पेपर 4 का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद मेजर पेपर 5 आएंगे, तो आप लोग को थोड़ा धैर्य बनाए ना रखना है। और मेजर पेपर 5 का भी वीडियो बहुत जल्द ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा। कम से कम अभी इस पर हम मेजर 4 को पूरी तरह से कंप्लीट कर देते हैं। ये जितने भी हम मेजर पेपर में इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट में जाइएगा और आपको जितना भी मेजर पेपर 4 का क्वेश्चन मिलेगा, आप सभी को क्वेश्चन देख लेना। बस इतना ही सारे क्वेश्चन में आप सभी को एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा क्वेश्चन दोस्तों। इसके अलावा आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ये हम अपने प्लेटफॉर्म के जरिए से आप सभी को बता रहे हैं। तो चलिए, आज समय बिना लेते हुए क्वेश्चन नंबर 8 को डील करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 को सही तरीके से पूरे ध्यानपूर्वक से वर्णन करते हुए पूरी समझदारी के साथ वीडियो को देखनी है, ताकि आप सभी को एक वीडियो में अगर आप एक शॉट में देखते हैं, ऐसा देखना है आपको, एकदम स्लो करके देखना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको देखना ना पड़े, ठीक है ना। एक बार में ही आपको पूरी क्वेश्चन की जानकारी प्राप्त हो जाए। अगर आप इस वीडियो को देखते तो आपको ये फायदा होगा कि आप सभी को बिना किसी किताब के पढ़े हुए आप एग्जाम में लिख सकते। बस हमारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को पढ़ लेना। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे प्लेलिस्ट में इकोनॉमिक्स का है, तो जाकर आप देखिए 1 से लेकर 7 तक, और 8वां आज आप सभी को देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, ये भारत की पर्यावरण नीति की विवेचना कीजिए। या क्वेश्चन में आप सभी को पूछ सकता है, भारत की पर्यावरण नीति का वर्णन करें, या संक्षेप में बताएं, या संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये सारे किसी तरह से भी आप सभी को पूछ सकता है, लेकिन आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या देखना है, भारत की पर्यावरण अगर पूछ दिया तो आप समझ जाइए कि उनकी पूरा नीतियाँ को पूरी तरह से विवेचना मतलब वर्णन कर देनी है। इंग्लिश में भी आप एक क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, एक्सप्लेन द एनवायरमेंटल पॉलिसी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। मतलब इन्वायरमेंटल पॉलिसी क्या क्या है हमारे इकोनॉमिक्स में, उसको वर्णन करना है। तो चलिए, पूरी तरह से आप सभी को धीरे भाई एकदम स्टेप बाय स्टेप देखना है, ताकि आप सभी को पूरी जानकारी प्राप्त हो। तो चलिए, क्वेश्चन का आंसर आप स्टार्ट करते हैं। बिना समय लेते हुए आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाला है आंसर क्या होने वाला। और जिस तरह से हमने इसको लिखा है, अगर आप इसमें से 80% में अगर आप कॉपी में एग्जाम पेपर में लिख देते हैं, तो आपकी एकदम मस्त 10 नंबर में से आपको 8 नंबर मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्टॉम होम फ्रांसेंस एक क्या थे, साइंटिस्ट थे। वो क्या बोले हैं, से उत्साहित भारत सरकार ने पर्यावरण के प्रति अपने दायित्वों को निर्वहन करते हुए, मतलब उनको अपनाते हुए कहा 1972 में। कब कहा, 1972 में राष्ट्रीय पर्यावरण नियोजन व सामान्य समिति, राष्ट्रीय मतलब नेशनल कम्युनिटी ऑफ इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कॉरपोरेशन द्वारा एक संगठन जारी किया गया था। उसमें क्या गया, इस समिति से यह कहा गया कि वह पर्यावरण संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों को पुनर्वलोकन मतलब फिर से उसको शुरुआत करें, तथा इस संबंध में अपने सुझाव प्रस्तुत करें। इस जो राष्ट्रीय पर्यावरण नियोजन बनाया गया था, इसमें इस गठन में आप सभी को अपना पूरी तरह से पर्यावरण के संबंध में क्या क्या आप रूल ला सकते हैं उसके बारे में बताना था, या अपना सुझाव दे सकते हैं कि पर्यावरण में क्या परिवर्तन कर सकते हैं, इसको फिर से किस तरह से पर्यावरण को हरी भरी कर सकते हैं। इस समिति के सुझाव के आधार पर इस दिशा में नई वैधानिक कार्यवाही की शुरुआत हुई, तथा मतलब वैधानिक मतलब अलग अलग प्रकार से पर्यावरण संरचना के लिए संस्थागत ढांचा तैयार किया गया। एक अच्छे से संस्था द्वारा एक ढांचा तैयार किया गया कि पर्यावरण को किस तरह से बचाव किया जाए। भारतीय संविधान में पर्यावरण संरचना के संदर्भ में कई स्पष्ट निर्देशक नहीं थे। यह कार्य 1976 में किया गया, जब संविधान में 42वां संशोधन के माध्यम से पर्यावरण संरचना को संविधान में शामिल किया गया। कब से शामिल किया गया, संविधान में, भारत के संविधान में पर्यावरण संरचना कब जारी किया गया, 1976 में। कौन से संशोधन में, 42वां संशोधन में, ठीक है। चलिए, 1976 में राज्य के निदेशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 48A को जोड़ा गया। अब क्या गया, 1976 में जब राज्य के निदेशक सिद्धांत में हुआ, तो 48A एक संविधान उसमें जोड़ा गया, जिसमें यह कहा गया कि राज्य पर्यावरण मतलब अपने स्टेट बाई 1976 में कब किया गया, 48A में अपने राज्य के अलग अलग स्टेट, जैसे झारखंड है, बिहार है, यूपी है, पश्चिम बंगाल है, कलकत्ता यूपी है, तो उस अपने अपने राज्य द्वारा
शुरू किया गया। क्या बोलता है, तथा सुधार का प्रयास किया गया कि पर्यावरण किस तरह से नष्ट हो रहा था, उसको भी सुधार करने की प्रक्रिया जारी किया गया। किसमें, 48A में 1976 में। पर्यावरण समस्या के उपतन समस्याओं व चुनौतियों का सामना करने के लिए 1980 में पर्यावरण विभाग बनाया गया। मतलब कि आप देख रहे थे कि दिन पर दिन पर्यावरण पूरा हमारा नष्ट होते जा रहे, कहीं कहीं कोई बच नहीं रहे हैं, कहीं बहुत दुर्लभ स्थिति आ चुकी है। तो 1980 में एक पर्यावरण विभाग बनाया गया, जिसको आप क्या बोलते हैं, वो जल जंगल विभाग या वन विभाग या उसी को पर्यावरण विभाग बोलते हैं, जिसमें आप पर्यावरण विभाग में एक अलग सा डिपार्टमेंट होता है, स्थापित किया गया। तथा 1985 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का भी गठन कर दिया गया। मई 2006 में भारत में व्यापक राष्ट्रीय पर्यावरण नीति का घोषणा की गई। भारत में पर्यावरण नीति के प्रमुख बिंदु इस तरह है। मतलब आप देखिए, पर्यावरण तो हम समझ गए, 1985 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भी बना दिया गया और 2006 में भारतीय व्यापक राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कर दी गई कि एक पर्यावरण संगठन बन चुका है, पर्यावरण नीति बन चुका है, विभाग बन चुका है। ठीक है ना, ये पूरी तरह से 2006 में जारी कर दिया गया भारत में। अब देखिए पर्यावरण की नीति, अब क्या पूछा गया था आपको क्वेश्चन में कि भारत पर्यावरण की नीतियाँ बताए, तो हम कौन से देश में, भारत में, इंग्लैंड में तो है ना कि इंग्लैंड के इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो भारत के ही पढ़ेंगे, तो आपको भारत के ही पर्यावरण के बारे में बताना है। तो भारत की पर्यावरण की नीति के प्रमुख बिंदु इस तरह से हैं, तो आप इसकी बिंदुओं लिख देना नीतियाँ का। तो चलिए पहला क्या लिखेंगे, जल की गुणवत्ता में सुधार। सबसे पहले क्या आएगा, अगर आपको पर्यावरण सुधारना है तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, जल को सुधारना पड़ेगा। तो जल की गुणवत्ता में सुधार। प्रथम प्रमुख पर्यावरण अधिनियम 1974 में पारित जल अधिनियम था। 1974 में क्या किया गया, जल परिषद जारी कर दिया गया था और वन विभाग भी जारी कर दिया गया था। ठीक है, यह जल प्रदूषण को रोकने की दिशा में प्रथम गंभीर प्रयास था। जो जल प्रदूषण हो रही है उसको रोकने में सबसे पहला भूमिका किसका था, जल गुणवत्ता सुधार का, इम्प्रूविंग ऑफ वाटर क्वालिटीज़ को। कब, 1974 में। ठीक है, इस कानून का अंतर्गत जल प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र व राज्य स्तरों पर बोर्ड, मतलब कि राज्य पर भी और सेंट्रल पर भी क्या कर दिया गया, एक बोर्ड स्थापित किया गया। ठीक है, इन बोर्डों को यह अधिकार दिया गया कि वे उन सब के लिए कानून कार्रवाई कर सकते हैं जो कानून का उल्लंघन करेंगे और जल प्रदूषण करते हैं। अगर मान लीजिए आप फैक्ट्री खोले, अगर आपकी जल प्रदूषण, आप फैक्ट्री द्वारा पे आसपास में जल प्रदूषण हो रही है तो आप पे कार्रवाई कर दिया जाएगा। लोकल भी, राज्य भी और सेंट्रल भी पूरी तरह से आप पे हावी कर सकते कानूनी कार्रवाई। ठीक है ना। तो इन बोर्डों का खर्चा उठाने के लिए 1977 में जल उपकार अधिनियम, वाटर केसेस एक्ट लागू किया गया, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि उद्योग अपने जल उपयोग कर दे। जो उद्योग खुले, फैक्ट्रियाँ खुले हुए अपने जल को सही तरह से उपयोग करें। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 27 राज्यों व 6 केंद्र शासित प्रदेशों में जल गुणवत्ता का प्रशिक्षण के राष्ट्रीय स्तर पर 1009 स्टेशन का गठन किया गया। मतलब कि कब, 1977 में जब हमारा वाटर केस एक्ट जारी किया गया, जल अधिकार आया, तो 27 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या किया गया, जल गुणवत्ता प्रशिक्षण जारी कर दे कि जल के यहाँ पे सही है कि ना, उसका एक संगठन बनाया गया। उसका विभाग कितना, 1019 स्टेशन की गठन किया गया। ठीक है, सतही जल के लिए जो सतही जल है, जो जल के अंदर है, जो ऊपरी भाग में है, मानसिक व क्षेत्रीय आधार पर भूमिगत जल के लिए वर्ष में 2 बार किया गया। उसको 2 बार चेक कर दिया जाता था जो हमारे सतह पे रहते थे जल। अब दूसरा पॉइंट में आपको क्या लिखना, वायु का गुणवत्ता में सुधार। आप इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी, अब देखिए अगर उद्योग है तो उससे चिमनियाँ से जो धुआएं निकलती है तो उससे भी हमारा पर्यावरण एक तरह से दूषित होता है। तो उसको पर भी एक बिंदु रखा गया कि 1981 में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक अलग अधिनियम, वायु अधिनियम लागू किया गया। प्रदूषण के प्रति एक एकीकृत नीति अपनाते हुए सरकार ने जल प्रदूषण बोर्डों को यह अधिकार दिया वायु प्रदूषण से संबंधित मुद्दों पर भी कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड को यह अधिकार दे दिया गया कि वे वायु प्रदूषण से संबंधित मुद्दों पर भी कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 17 अत्यधिक प्रदूषण करने वाले
वर्गों के अधीन 2301 मध्यम व बड़ी प्रदूषण करने वाली इकाइयों का पहचान किया गया। ठीक है, किया गया तथा उन्हें प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए गए। अगर आपके पास वायु प्रदूषण अगर नियंत्रित नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए उपकरण जारी कर दिया गया। केंद्रीय प्रदूषण हो रहा है, जो सेंट्रल में हमारा हो रहा है, उसको नियंत्रण करने के लिए 28 राज्यों में 4 केंद्र शासित राज्यों में वायु की गुणवत्ता की प्रशिक्षण 308 स्टेशन की सहायता करता है। मतलब 308 स्टेशन बनाया गया, जिसमें से 28 राज्य और 4 केंद्र शासित राज्यों को देखभाल करता कि कहाँ पे वायु प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है। ये 308 स्टेशन बनाया गया, मतलब ऑफिस बनाया गया। ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट में था। चलिए, तीसरा पॉइंट में आप क्या कहते हैं, पर्यावरण संरचना अधिनियम। जो पर्यावरण संरचना किस तरह से बचाया जाए उसका भी एक नियम लाया गया 1986 में। कब? 1986 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया। इसमें क्या कहा गया है, भोपाल गैस 83 से 30 दिसंबर 1984 के 3500 से अधिक की मृत्यु हो गई। किससे? गैस 83 से, तथा 2 लाख से अधिक लोगों उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इससे पर्यावरण संबंधित पुराने कानून की आवृत्ति तथा अनेक अपालन की गई लापरवाही सामने आई। मतलब कि जो कानून लागू किया गया था उन कानून पर पूर्ण तरह से लापरवाही किया गया, जिनके कारण 1984 में 3500 से अधिक लोग मर गए और लाख आदमी बीमार पड़ चुके। अतः 1986 में एक व्यापक पर्यावरण संरचना अधिनियम पारित किया, फिर 1984 में लागू किया, फिर 1986 में एक व्यापक नीति लाया गया, जिसमें इस अधिनियम के माध्यम से सरकार को यह पूर्ण स्वतंत्र प्रदान की गई व प्रदूषण को रोकने, कम करने पर नियंत्रण करने के लिए तथा पर्यावरण संरचना के लिए कदम उठाना चाहती है, उठा सकती है। कहने का मतलब परमिशन मांगा। ठीक है ना, यह हमारा पर्यावरण संरचना अधिनियम 1986 में कहा गया। चलिए, चौथा पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें भी आपको 5-6 पॉइंट पढ़ने हैं। ठीक है ना, आप एग्जाम में लिख देंगे तो आपका काफ़ी है। चलिए, खतरनाक अपशिष्ट तथा बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन नियम भी लाया गया। भोपाल गैस 83 को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1989 में खतरनाक अपशिष्ट नियम का शोषण कि इस संबंध का सरकरना का खतरनाक तत्व प्रधान विभाग की स्थापना की गई, जो खतरनाक रसायनों तथा तत्वों को प्लास्टिक के साथ अपशिष्ट के सुरक्षित प्रबंधन की व्यवस्था करता है। बायोमेडिकल अपशिष्ट जिन नियम 1998 में जारी किए गए तथा 2002 से 2003 में इनमें संशोधन किए गए। ठीक है ना, ये हमारा चौथा में है। 5वां में क्या बोलता है, पर्यावरण प्रभावों का मूल्यांकन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एज अ असेसमेंट EIA। क्या किया गया, पर्यावरण प्रभावों को किस तरह से आप मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत इस परियोजना का अथवा कार्यक्रम का उल्लंघन किया जाता है जो पर्यावरण के क्षति पहुंचाते। इसका उद्देश्य यह है कि धारणीय विकास के प्रति करने के लिए अपनाई जाने वाली विभाग गतिविधियों में पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को भी शामिल किया जा सके। पर्यावरण प्रभाव का उल्लंघन EIA अधिसूचना 2006 के तटीय अधिनियम जोन अनुसूचित 1991 के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है ना, ये हमारा परियोजना अधिनियम था। छठा, संयुक्त वन प्रबंधन तथा वनरोपण क्या है। ठीक है ना, इसमें कहा गया 1 जून 1990 को पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के माध्यम से संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत वनों के संरचना के प्रबंधन की भागीदारी का प्रबंधन था। वन रोपण, वृक्षरोपण तथा पारिस्थितिक के उधार जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए अगस्त 1992 में अंतर्राष्ट्रीय वन रोपण तथा इकाई डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की गई। अधपतन से ग्रस्त वनों क्षेत्र में पारिस्थितिक रूप से कमजोर क्षेत्रों जैसे पश्चिम हिमालय, अरावली, पश्चिम घाटी इत्यादि पुनरुद्धार के लिए विशेष प्रयास कर रहा है। 7वां पॉइंट में आपका क्या कहता, जैव वैधिक संरचना तथा वर्गीकरण विज्ञान। ठीक है, प्राकृतिक वाष्प परिवर्तन या भूमि उपयोग परिवर्तन भूमि अपने प्रदूषण के परिणाम स्वरूप मानव के कल्याण के लिए उपलब्ध परिस्थिति वस्तुओं के सेवाओं का होता है। 2002 में पारित जैव विद्युत अधिनियम तथा 2004 में पारित अधिनियम के जैविक
के जैविक विधित का अनुमान लगाने तथा उनके धर्मीय प्रयोग का संरचना व्यवस्था के लिए राज्य बोर्ड तथा प्रबंधन समितियों बनाने का प्रबंधन किया गया। भारत सरकार 2008 में एक राष्ट्रीय जैव विधित कार्य योजना तैयार की गई और 2014 में जैव विधित के 20वें राष्ट्रीय लक्ष्य तैयार करते हुए एक परिवर्तित जैव विधित कार्य योजना तैयार की गई है। ठीक है, अब आगे क्या कहता है सुनिएगा। भारत में जैविक विधित अधिनियम 3 स्तरीय स्थगत व्यवस्था के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इन संस्थाओं में राष्ट्रीय जैव विधित प्राधिकरण, राज्य एवं जैव विधित बोर्ड तथा जैव विधित प्रबंधन समितियां शामिल है। राष्ट्रीय जैव विधित प्राधिकरण एक स्वतंत्र निकाय है जो सरकार के लिए जैव विधित संबंधित मामले में सुविधा प्रदान, नियामक तथा संबंध कार्य करता है। 22 मई 2015 को देश भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विधित दिवस मनाया गया। ठीक है ना। वर्ष 2005 में विषय था अस्थायी विकास के लिए जैव विविधता। वर्गीकरण विज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित प्राणियों के संबंध में जानकारी एकत्रित करके उनका विवरण का वर्गीकरण तैयार करता है। जैव विधित को बनाए रखने के लिए तथा उनका उचित संरचना करने के लिए मजबूत वर्गीकरण आधार का होना आवश्यक है। जैव विधित अधिनियम 2002 तथा नियम 2004 के अधीन क्षेत्र को लोगों को प्रशिक्षण करने के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था है। 8वां पॉइंट में क्या कहता है, वनस्पति उद्यान का सहायता दुर्लभ स्थानीय पौधों को संरचना व रख रखाव के लिए 1992 में वनस्पतियों उद्यानों सहायता की योजना लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत वनस्पतियों उद्यानों व केंद्रों को दुर्लभ किस्मों का संरचना तथा रख रखाव के लिए तथा इस संबंध में आवश्यक आधारित संरचना का निर्माण के लिए एक मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके लिए अंतर्गत पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देश में कच्चा वनस्पतियों द्वारा मैंगो की चट्टाने की संरचना एवं प्रबंधन हेतु 100% केंद्रीय सहायता प्रदान करता है। 9वां हमारा क्या है, 9वां में वन संरचना। भारतीय संविधान में वन जीवन तथा वन का संरचना केंद्र तथा राज्य सरकार की सच्चा जिम्मेदारी। वन जीवों की संरचना के सरकार विविध योजनाएं तथा नीतियों को तैयार करती है, जबकि राज्य वन विभाग के नियोजन व नीतियों का कार्यान्वयन करते। देश के संगठित वन जीव का अपराधों को निपटने के लिए वन का जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो स्थापित किया गया। ठीक है, ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली है। इसके अतिरिक्त इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 3 उप क्षेत्रीय कार्यालय है। भारत सरकार का पर्यावरण तथा मंत्रालय वन जीवों को संरचना के लिए विविध केंद्र द्वारा प्रायोजित के योजना के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा तकनीकी व वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह हमारा 9वां में है, जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। 10वां क्या, संबंधित अनुसंधान, पर्यावरण संबंधी अनुसंधान, इन्वायरमेंटल रिसोर्स क्या होता है, रिसर्च। ठीक है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 1985 से पर्यावरण संबंधित अनुसंधानों से प्रोत्साहित करने के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य पर्यावरण बेहतर प्रबंधन के लिए उपयुक्त एवं तकनीकी तथा विधियों का पता लगाना हेतु सूचना एकत्रित करना है। इसके अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत प्रबंधन प्राकृतिक संसाधन की संरचना अधपतन का ग्रस्त क्षेत्र को दोबारा पुनर्द्वार करना का प्रयास। कहने का मतलब है जिस क्षेत्र में, जिस वन में पूरी तरह से एकदम वन की लुप्त हो चुकी है, उसे फिर से एक उद्देश्य को लेकर पर्यावरण को वहाँ जागरूकता करे और फिर से वहाँ पर्यावरण को हरा भरा बने, मतलब वृक्षरोपण फिर से वहाँ हमें करनी है। 1-2 पॉइंट और है, खत्म है, 3 पॉइंट और हैं। ठीक है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षा तथा जागरूकता प्रशिक्षण। अब देखिए, पर्यावरण शिक्षा आप देंगे और जागरूकता करेंगे इन्वायरमेंटल में, तभी लोगों जानेंगे कि पर्यावरण को बचाना कितना आवश्यकपूर्ण है। तो चलिए उसी के बारे में एक बिंदु आप सभी को थोड़ा सा दर्शा देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आप कॉमन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे लैंग्वेज में यह है, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय शिक्षा, जागरूकता तथा प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जाता रहा है,
जिसका उद्देश्य मानव एवं पर्यावरण के बीच संबंध के बारे में विविध स्तरों पर लोगों की समझ बढ़ाना है। पर्यावरण के सुधार एवं उसके संरक्षण के लिए क्षमताओं का कौशल विकास करना है। पर्यावरण शिक्षा एवं जागरूकता को प्रशिक्षण का बारे में आप क्या कर सकते हैं, एक ड्रामा के माध्यम से भी आप सभी लोग देखते हैं कि पर्यावरण को किस तरह से बचाया जाता है। वे वन जंगलों या वन विभागों द्वारा जारी किए गए या स्कूलों द्वारा भी ये ड्रामा दिखाया जाता है कि वन को बचाना कितना आवश्यक है, ये या शिक्षा हमें प्राप्त होती है। तो इसके बारे में आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, या ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता है। अगर आप एग्जाम में भूल भी जाते तो इस पॉइंट को अगर आप लिखते हैं तो एग्जामिनर आपका नंबर सही देंगे। चलिए 12 क्या है, आपदा प्रबंधन से भी हमारा पर्यावरण क्या होता है, लुप्त हो जाता है या प्रदूषित हो जाता है। तो क्या बोलता है, भौगोलिक परिस्थितियां के कारण भारत में ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं के खतरा बना रहता है। जिसके दृष्टिकोण से देखते हुए पूर्व अनुभवों उड़ीसा व भयानक चक्रवात तथा गुजरात से भूकंप, उड़ीसा में भयानक चक्रवात आता समुद्री वाला और गुजरात में भूकंप के संज्ञान में लेते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में लागू किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रधानमंत्री नेतृत्व में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का गठन किया गया। ठीक है ना, ये हमारा गठन किया गया। 13 पॉइंट क्या है, पर्यावरण सूचना निकाय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण व वन मंत्रालय के पर्यावरण सूचना निकाय की स्थापना, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संबंधी संपूर्ण जानकारी एकत्रित करना है, इस व्यवस्था के रूप में रखना तथा जानकारी का विविध का शोधकर्ताओं, नीति निर्धारकों तथा विज्ञानों तथा उपलब्ध कराना है। 14 क्या है, जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट। जलवायु परिवर्तन का अर्थ जलवायु परिवर्तन है जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मानवीय गतिविधियों के कारण होता है, और यह परिवर्तन विश्व वातावरण की संरचना को बदल देता है और तुलनात्मक समय से विधि का प्राकृतिक आपदा को विविध रूपों में संबंधित करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा आज 8 था। 8 में हमने एकदम 14 पॉइंट लिखे हैं। कितना, 14 पॉइंट। अगर आप 14 पॉइंट में 10 पॉइंट एग्जाम में लिखते हैं तो आपको एकदम फुल मार्क्स मिलेगा, फुल मार्क्स। ठीक है दोस्तों, आप सबको पहले थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है किसके बारे में, पर्यावरण के बारे में, भारतीय पर्यावरण के बारे में। उसके बाद आप सभी को क्या करना है, सीधे से आपको पॉइंट बाय पॉइंट 10 नीतियाँ बता देनी है। 14 नीतियाँ हमने बताई आप सभी को। अगर आप 10 नीति बताते हैं तो आपको एक अच्छी मार्क्स मिल सकता है, 20 में से 20 मिल जाएगा, ये हमारा गारंटी है। इस क्वेश्चन को आपको देखना है क्योंकि आपके मेजर पेपर 4 में ये क्वेश्चन एकदम पूछेगा, क्योंकि भारत की पर्यावरण के बारे में ही पढ़ना है, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो पर्यावरण के बारे में एक क्वेश्चन यहाँ से आपका 100% आएगा। ये हमारे प्लेटफॉर्म द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन है। आप सभी को इस क्वेश्चन को सही तरीके से देखना है। वीडियो को आप एकदम स्लो में देखें ताकि आपको दोबारा इस वीडियो को देखने की ज़रूरत ना पड़े। ये आपकी कम से कम आपकी 20 मिनट 23 मिनट की वीडियो है, तो आपको 23 मिनट बिना कोई लेट किए हुए आपको देखना। एकदम स्पीड करके ना देखें, ये हमारा राय, पर्सनल राय है कि आप स्पीड करके ना देखें, क्योंकि स्पीड करके देखेंगे तो आपकी कुछ ऐसी बिंदुओं रहेंगी जो आपके माइंड से ऊपर चली जाएंगी और आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना है, आराम से जिस माध्यम से वीडियो बना है उस माध्यम से आप सभी को देखना है। बस एक बार देखिए, आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा गारंटी है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, 8वां नंबर हो गया। 9वां नंबर हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, कुछ और क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट आएंगे। उसके बाद हमारे मेजर पेपर 5 का ही क्वेश्चन लगातार आएंगे और सारे सब्जेक्ट के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप दिल से शेयर कीजिए। सब्सक्राइब आपको एकदम अपने मन से बढ़वाना है दोस्तों। जितना आप सब्सक्राइबर हमें बढ़ाएंगे हमें खुशी होगी, व्यू आएंगे तो हमें खुशी होगी कि हमारी एक कोशिश आप सभी के लिए हमें आपकी सपोर्ट भी मिल रही है। तो ये हमें खुशी होगी कि आप जितना सब्सक्राइब करेंगे हमें एक क्षमतापूर्वक खुशी मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों,